स्टार्ट। देखिए क्लास 12 एनसीईआरटी सेकेंड बुक हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसके पहले दो चैप्टर हुए, आपने पहले चैप्टर को स्टडी किया जिसमें चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग था। नेशन बिल्डिंग के क्या चैलेंजेस थे? सबसे पहला चैलेंज ये था कि इंडिया जो अभी पार्टीशन हुआ है उस इंडिया की इंटीग्रिटी को और यूनिटी को कैसे मेंटेन रखा जाए, और वो यूनिटी भी फोर्स्ड एंड फोर्ज्ड नहीं होनी चाहिए, वो अडेप्टेबल होनी चाहिए और सभी को एकोमोडेट करके चलनी चाहिए। जितनी भी सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री की, उन सभी को जगह मिलनी चाहिए उस नए भारत में। ये पहला टास्क था और ये बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि वो कंट्री जो अभी अभी पार्टीशन के फेज से गुजरी है, जहाँ पर कम्युनल फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हो रखी हैं और हर जगह पर बात डिवीजन की हो रही है, ऐसे में आप पूरी कंट्री को यूनिफाई करना चाहते हैं, और वो भी एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में। यानी कि आप कोई मिलिट्री रूल नहीं अपना रहे। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज उस टाइम पर इंडिपेंडेंट हुई थी बिकॉज कॉलोनियलिज्म का रीट्रीट हुआ था 15th-16th सेंचुरी में, जब यूरोपियंस ने अपने कैपिटलिज्म मतलब प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस, पूंजीवाद को स्टैब्लिश करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर जब अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए और उनकी लेबर को बेटर वे में यूज करने के लिए। आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं उसमें चार चीजें लगती हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब अगर आप किसी चीज की कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो एक एस्पेक्ट है कि आप उसके इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करिए। तो इनपुट कॉस्ट में कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप पे आपका कंट्रोल नहीं है, लैंड एंड लेबर की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे? आप किसी ऐसी दुनिया के या किसी ऐसे मुल्कों पे जाके राज करिए जहां पर आपको उनके लैंड को यूज करने के लिए उन्हें कोई अमाउंट पे ना करनी पड़े, और जहां से आप वो जो लेबर है उसे बंधुआ मजदूर बना लें या जबरन उनसे खेती बाड़ी करवाएं, ताकि उन्हें आपको वेजेस पे ना करने पड़े, पैसा तनख्वाह दिहाड़ी ना देनी पड़े। तो कुल मिला के ये जो फेज रहा 16-17 सेंचुरी से लेकर के, जिसमें पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एंड डेनमार्क के डेन ये पूरे पूरे वर्ल्ड में फैल गए, फिर स्पेनिश एंड अमेरिकन भी बाद में आए। इसी फेज का एक एस्पेक्ट इंडिया भी था, और ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर जब कंट्रोल करना शुरू किया इस फेज के दौरान आकर के, अल्टीमेटली यही एस्पेक्ट जो कैपिटलिज्म का इंडिया में चल रहा था, इसी एस्पेक्ट को ब्रेक करना उस टाइम पर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का मेन टारगेट था। तो आपने एक कंट्री स्टेब्लिश करनी है, उसकी यूनिफिकेशन को मजबूत करना है, और उसमें आपको डेमोक्रेसी भी प्रिवेल करनी है। और डेमोक्रेसी कैसे प्रिवेल हो सकती है? जब आप पूरी कंट्री में इतने बड़े लेवल पर इलेक्शंस कराएं। वो दौर जिस दौर में उसी समय कॉलोनियलिस्टों से आजाद हुए बहुत सारी अदर कंट्रीज इस रास्ते को नहीं अपनाती, वो ऐसा वादा कर देती हैं कि हम अभी थोड़े समय के लिए एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम बनाएंगे, एक सिंगल लीडर या सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को अथॉरिटी देंगे, और ग्रेजुअली समय के साथ साथ जब कंट्री नर्चर हो जाएगी, पॉवर्टी, इलिटरेसी खत्म हो जाएगी, तब हम डेमोक्रेसी धीरे धीरे स्टेब्लिश करेंगे। वर्ल्ड लेवल पर जहां पर भी तानाशाही या जिसे हम कह सकते हैं ऑथोरिटेरियन या जिसे हम कह सकते हैं ऑटोक्रेटिक रूल इस्टेब्लिश हुआ है, उसका पहला प्रॉमिस यही रहा है कि आने वाले दिनों में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश की जाएगी। सो कुल मिलाकर के भारत ने ऐसा नहीं किया। इतनी टर्मोइल में भी, इतने पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान भी भारत ने डेमोक्रेसी का रास्ता अपनाया, जो उसका सेकंड टारगेट था। और भारत में एक इंडिपेंडेंट एंड हाईली ऑटोनॉमस इलेक्शन कमीशन को फॉर्म किया। 1950s में बने इस इलेक्शन कमीशन ने पूरी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए। लिटरली उस समय 17 करोड़ वोटर आइडेंटिफाई किए गए, उनके लिए इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया गया, 20 लाख बॉक्सेस बनाए गए जिसमें वोट्स डालना था। ये एक बहुत ही गाइडेंटिक टास्क था, और वो भी वो देश जहां पर सिर्फ और सिर्फ उन 17 करोड़ वोटर में से 15% ही पढ़े हुए थे और बाकी सब अनपढ़ लोग थे, जिन्हें उस समय रीजनल लैंग्वेजेस तक नहीं आती थी। वो हिंदी और इंग्लिश तो समझना बहुत दूर की बात है, चुनाव चिन्ह तक आइडेंटिफाई करने उन्हें नहीं आते थे। फिर भी कंट्री में ओपन इलेक्शंस कराना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर सभी 21 साल से ऊपर के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। ये भारत ही था, और किसी मुल्क में ये चीजें कभी भी नहीं हुई। और आपको पता है वर्ल्ड की बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज ने भी वुमेन को वोटिंग का राइट बहुत बाद में जाकर के दिया, लेकिन इंडिया ने ऑन द स्पॉट सभी के सभी सिटीजन्स को एक ही बार में वोटिंग राइट दिया। तो नेशन बिल्डिंग के इस पूरी कंट्री को यूनिफाई करना, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना, कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स जो ब्रिटिशर छोड़ के गए राजघराने,
उसे इंडियन स्टेट्स के साथ एसिमिलिएट करना, भारत के साथ जोड़ना, और कंट्री के जो स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं जो बहुत ही हैफेजार्ड वे में डिमार्केट की गई थी ब्रिटिशर्स की वजह की तरफ से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट के लिए, उसे रीजनेबल बनाना, उसे रेलेवेंट बनाना और लोगों की एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग रीड्रॉ करना, जैसा लोग चाहते हैं, भाषा के आधार पर राज्य बनाना, ये बड़ी बात थी। ये सारे के सारे टारगेट फर्स्ट 10 इयर्स में अचीव किए गए हैं इंडिया की तरफ से। और सेकंड टारगेट सबसे बड़ा, ऐसे माहौल में भी जो मेन एस्पेक्ट था जिसे हम लास्ट 80 इयर्स से एंजॉय कर रहे थे कि भारत में एक लोकतंत्र होगा, उसे भी स्थापित किया गया। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर यह बात प्रत्यक्ष है कि किसी भी तरह की डेमोक्रेसी का कोई बेनिफिट नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 21 साल से ऊपर सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देते हैं, चुनाव में खड़े होने का अधिकार देते हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार देते हैं। ये अधिकार कभी भी पूरे नहीं है, क्योंकि चुनाव वही लड़ेगा जिसको चुनाव का महत्व पता है, जो समाज से जुड़ सकता है, जिसको पता है रिसोर्सेज कैसे मोबिलाइज किए जाते हैं, कैसे कंट्री को ग्रोथ के पाथ और ट्रेजेक्ट्री पर लाया जाता है, कैसे सभी को इस ओपन पॉलिटिकल सिस्टम का बेनिफिट दिया जाता है। ये वो समाज था जिस समाज में बड़े पैमाने पर सोशल डिविजन्स एग्जिस्ट करती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सिस्टम के अकॉर्डिंग समाज का बहुत बड़ा वर्ग अभी भी डाउन ट्रोडन था, अभी भी सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सिचुएशन से जूझ रहा था, और खास तौर पर विलेज लेवल पर। उस समय भारत की 80% से ज्यादा पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी, और विलेजेस में ये कास्ट कम्युनिटी कल्चर बहुत स्ट्रिंजेंट था। तो अल्टीमेटली वो सारा का सारा वर्ग इस फ्री ओपन पॉलिटिकल सिस्टम का लाभ नहीं ले सकता था, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें अछूत मानता था। ना तो इनके पास एजुकेशन थी, ना इनके पास रिसोर्सेज थे इलेक्शंस फाइट करने के लिए, ना इनका सोसाइटी के ऊपर कमांड था कि लोग इन्हें वोट देंगे, ना ही इनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी कि इनके आइडियाज को कोई एक्सेप्ट करेगा। इन सारी सिचुएशंस में लोकतंत्र को जिंदा रखना नॉट पॉसिबल simply by giving political democracy. We need to ensure social and economic democracy also, and that is we are going to discuss today. So the system is कि आज हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत ने जस्टिस प्रोवाइड करने का काम किया। डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस ये भी प्रोवाइड करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन था। अदरवाइज डेमोक्रेसी हाईली इनकम्प्लीट है एंड इट इज डेट्रीमेंटल ऑल्सो, बिकॉज अगर आप डेमोक्रेसी देते हैं और उसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस नहीं, तो फिर जो एडवांटेजियस सेक्शन है सोसाइटी का, वो उस डेमोक्रेसी का फायदा उठाएगा, वो चुनाव लड़ेगा, वो चुनाव जीतेगा, और कुल मिला के चुनाव सिर्फ और सिर्फ कुछ घरानों की मोनोपोली हो जाएंगे। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं, ये कमर्शियल फ्रेंचाइज हो जाएंगे, ये हेरिडिटरी फ्रेंचाइज हो जाएंगे, और लोकतंत्र में भी आप राजघरानों की तरह व्यवहार करेंगे, यानी कि वंश दर वंश आप ही चुने जाते हैं जनता के द्वारा और आप ही चुनाव लड़ते हैं। तो दैट इज नॉट एक्चुअली डेमोक्रेसी। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। तो यार सबसे पहली तो बात ये समझ में आती है कि आज हम बात कुछ इकोनॉमी की करने वाले हैं, है ना। तो क्योंकि हमने वर्ड यहाँ पर यूज किया है डेवलपमेंट, तो ये कहीं ना कहीं ऑलवेज हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ आती है। हमें ऐसा लगता है कि शायद हम मॉडर्नाइजेशन के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं। डेवलपमेंट इज इक्विवेलेंट टू मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू द वेस्टर्न कल्चर। जब भी हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं माइंड में क्या आता है? वेस्टर्नाइजेशन, द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो दैट इज नॉट एक्चुअली करेक्ट। ये इंडिया से गलती हुई है, और आज आपको चैप्टर भी इसलिए पढ़ाया जा रहा है नए आईएएस एस्पिरेंट्स को, और इसीलिए इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं कि पास्ट 70 ईयर्स में हुई इस मिस्टेक्स को करेक्ट करने का जो एरा स्टार्ट हुआ है 2000 से, आप उसमें एक योगदान निभाएं और इसे करेक्ट करें। तो डेवलपमेंट की बात है, इकोनॉमी की बात होगी, करेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात पॉलिटिक्स वर्ड की हुई है और हम इसे पॉलिटिकल साइंस के एक बुक के चैप्टर के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रूव कि क्यों हम इकोनॉमी के टॉपिक को पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, ओनली देन वी कैन प्रोसीड विद द चैप्टर। ओके, स्टार्ट। देखिए 1950s एक ऐसा फेज था जब भारत के जो फ्रेमवर्क बनाने वाले लोग थे, जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी, इंडियन डेमोक्रेसी के भी और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के भी, उनके सामने एक टारगेट था कि कंट्री को कैसे उन शैकल्स से बाहर निकाला जाए जो ब्रिटिशर्स जकड़ करके गए हैं। यानी कि पिछले 200 साल में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया कैसा होता था अगर हम आराम से ऑब्जर्व करें। 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी फाइट किया गया, इंडिया कुछ ऐसा होता था। ब्रिटिशर्स के इंडिया आने का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन ही ये था
कि इंडियन प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई लेवल डिमांड थी, और अगर सोने की चिड़िया कहा जाता तो ये जेन्युइन था। व्हाई? इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं कि इस लेवल पर इंडियन टेक्सटाइल और इंडियन कॉटन की रिक्वायरमेंट थी ब्रिटेन में, कि उसके बदले में वो जो गोल्ड हमें देते थे, वो गोल्ड ब्रिटेन में खत्म हो गया था, और क्वीन ने एक चार्टर यानी कि एक लॉ पास करके इंडियन कॉटन को ब्रिटेन में एंट्री बैन की थी। अदरवाइज उनका सारा गोल्ड वहां से फिनिश हो गया था। कारण ये था कि इंडिया को बदले में ब्रिटेन से कुछ चाहिए ही नहीं होता था, यानी कि टू वे ट्रेड कभी बना ही नहीं, जिसकी वजह से वो अब हमारी तरफ से लिए गए गुड्स को अपनी तरफ से भेजे गए गुड्स से इक्वलाइज कर सकें। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में पॉजिटिव था, उनके फेवर में नेगेटिव था। मतलब जितने की चीज हम एक्सपोर्ट करते थे, उसके बदले में कुछ मुट्ठी भर चीजें ही हम इंपोर्ट करते थे। तो एक्सपोर्ट से माइनस किया इंपोर्ट, तो ये निकलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इकोनॉमी का कंसेप्ट है। तो कुल मिलाकर के 16, 17, 18 सेंचुरीज वो सेंचुरीज हैं जब इंडिया की आइवरी मटेरियल्स, हाथी के दांत से बनने वाले जेवरात, गोल्ड एंड सिल्वर, अदर आर्टिकल्स, प्रीशियस जेम्स एंड स्पाइसेस, ये बहुत हाई डिमांड में थे अदर यूरोपियन कंट्रीज, रशिया एंड अमेरिकन। द मेन एस्पेक्ट इज कि इंडिया में जो कारीगर थे पिछले 3000 ईयर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से, वो कॉटन पे इतनी जबरदस्त कारीगरी करते थे कि ऐसे टेक्सटाइल्स पूरे वर्ल्ड लेवल पर अवेलेबल नहीं थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जो तब दक्का कहलाती थी और भारत का हिस्सा था, वहां पर कुछ इस तरह का कॉटन टेक्सटाइल प्रिपेयर किया जाता था कि अगर आप उसकी 7 लेयर्स भी पहन लें तो वो ट्रांसपेरेंट रहता था, इतना बारीक होता था। आप उसे एक रिंग से 7-8 लेयर्स को निकाल सकते हैं। और इसका एक बहुत फेमस एपिसोड मुगलों की किताबों में मिलता है। औरंगजेब की पुत्री ज़ैबुनिशा ने एक बारी वो क्लॉथ पहना था, तो उसने उसको गुस्सा किया कि तुमने ये किस तरह का कपड़ा पहना है। तो उसने बोला कि मैंने इसकी 7 लेयर्स डाली हैं, फिर भी सब दिख रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर उस कारीगर को उस समय इनाम दिया गया था जिसने इतना फाइन फैब्रिक उस टाइम पर डेवलप किया था। इसे दक्का का मुस्लिन कहा जाता है। इट इज अ मुस्लिन ऑफ दक्का। ये नाम हमेशा याद रखना। क्यों कहा जाता था मुस्लिन? ये क्लॉथ सीधा यहाँ से जाता था, अरेबियन ट्रेडर्स इसे लेकर के जाते थे। तो वर्ल्ड मैप पर प्रोजेक्ट करके बताता हूँ, ये सारी बातें ध्यान से सुना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप। अच्छा है पूरे विश्व का मानचित्र कहते हैं हिंदी में। ये रहा भारत। तब ऐसा नहीं था, ये पाकिस्तान और ये सब एरियाज निकल चुके हैं, बट आप इसको इसी वे में इमेजिन करिए। ये बांग्लादेश है और ये ढक्का है। तो यहाँ से ओवर द लैंड बहुत सारा कॉटन, जैसे कि मुस्लिम कहते हैं, टेक्सटाइल यहाँ से जाता था। फिर अरेबियन सी इसका नाम इसलिए है क्योंकि अरेबियन मर्चेंट्स इंडियन आर्टिकल्स को वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाने का काम करते थे। तो अरेबियन मर्चेंट बाय द वे ऑफ सी ये प्रोडक्ट यहाँ से लेकर के जाते थे। और इसके दो रूट्स होते थे, या तो वो ईरान पे ओवरलैंड उतरते थे या फिर ओमान पे। यहाँ पर उतरने के बाद ओवर द लैंड ये सामान इराक पहुंचता था। इराक में एक शहर है मौसूल, आप जानते हैं, और मौसूल में मंडी लगती थी। तो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग भी, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के लोग भी मौसूल आते थे। तो मौसूल में जो टेक्सटाइल बिकता था, उस बेसिस पर उसका नाम पड़ा मौसूलिन, यानी कि मुस्लिन, दक्का का मुस्लिन। तो दक्का का मुस्लिन है सेंट्रल इंडिया में, कर्नाटका, आंध्रा और इन एरिया में पाए जाने वाला चिंट्स, इस पर खास तरह का प्रिंट रहता था, चिंट्स। ये बहुत फेमस था रॉयल फैमिलीज में। ब्रिटेन की रॉयल फैमिलीज इस चीज की कायल थी कि बिना सिल्क का यूज किए कॉटन पे इस तरह की कारीगरी कैसे हो सकती है, धागे के साथ ये प्रिंट कैसे बनाते हैं इंडियंस। तो ये चिंट्स वहां पर फेमस था। एंड द थर्ड वन एस्पेक्ट इज केरल में मिलने वाला कैलिकोस, क्योंकि कैलिकट नाम की जगह में कैलिकोस मिलता था। तो ये 3 तरह के कॉटन वर्ल्ड लेवल पर फेमस थे और इसे लेने के लिए दुनिया दीवानी थी। अब फायदा कौन उठा रहे थे? अरेबियन मर्चेंट्स। सारा इंडियन ट्रेड का बेनिफिट अरेबियन मर्चेंट उठा रहे थे। ये फायदा उठाना था यूरोपियंस को। फाइनली यूरोपियंस एंटर हुए, इसलिए यूरोपियन जब भारत आए तो उन्हें ट्रेडिंग कंपनीज कहा जाता था। वो सिंपली इंडिया से आर्टिकल प्रोक्योर करके रशिया, यूरोप, ईरान, इराक और अदर वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करते थे। मतलब इंडिया से लिया और वहां पे बेचा, दैट्स इट। बीच का मार्जिन उन्होंने रखा। तो ये ट्रेडर थे। वन बाय वन ये यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गए, और एस्टेब्लिश होने के बाद फिर ये अल्टीमेटली इन्होंने यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल करना शुरू किया, लोगों से मैन्युफैक्चर कराना शुरू किया, लैंड के ऊपर राइट्स इनके आ गए, टैक्सेस और रेवेन्यूज कलेक्ट करना शुरू किया, पॉलिटिकल सिस्टम इनके होल्ड में आ गया। फिर इन्होंने धीरे धीरे जो नेचुरल क्रॉप्स इंडियन उगाया करते थे उन्हें रिप्लेस करा के कमर्शियल फार्मिंग यानी कि प्लांटेशन क्रॉप्स लगाने शुरू किया, जैसे कि जूट लगाना शुरू किया, जैसे कॉटन, जैसे शुगर केन, जैसे कि रबर, जैसे टोबैको एंड अदर टी, कॉफी और अदर स्पाइसेस। ये सारे के सारे फूड ग्रेन्स आपने रिप्लेस करा दिए, कमर्शियल फार्मिंग कराना शुरू कर दिया।
पहले सब कुछ फूड ग्रेन्स एक इंडिविजुअल फार्मर अपने थोड़े से लैंड से उगाता था, अब आपने सारा लैंड क्लब करके बड़े बड़े एस्टेट बना दिए, एस्टेट फार्मिंग। तो पहले आपने कंट्री को बर्बाद किया उसकी फूड ग्रेन से। और इंडिया इस बात का गवाह है कि अंग्रेजों के समय में बहुत ही जबरदस्त फैमिन आए हैं, दुर्भिक्ष, अकाल पड़े हैं। अकाल से अलग स्टेज होती है दुर्भिक्ष। अकाल एक होता है सूखा यानी कि ड्रॉट, एक रहता है फैमिन जिसमें कि बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, भूखमरी होती है, ये सारी सिचुएशंस आती हैं। सो कुल मिलाकर के हम एग्रीकल्चर से इस वे में डिग्रेड हुए। सेकंड एस्पेक्ट, इंडिया की बैकबोन क्या थी उस समय? ये सारा का सारा कैलिकॉज या चिन्स, ये मसलन कहाँ पर प्रोड्यूस होता था? ये हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में, ये जद्दी पुश्तैनी कारीगरों के द्वारा बनाया जाता था, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि रूरल इंडस्ट्री, यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया की बैकबोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। अल्टीमेटली यूरोपियंस ने क्या किया, ब्रिटेन में कोल मिला, कोल से पानी गर्म करने की कला पता लगी, उससे स्टीम बनी, और स्टीम से जब इन्होंने टरबाइंस घुमानी शुरू की तो अल्टीमेटली उससे पावर मिलनी शुरू हो गई। जब पावर क्रिएट हुई तो इन्होंने पावर बेस्ड मशीनरी लगाई, और उस मशीनरी बेस्ड जब प्रोडक्शन हुई तो मास प्रोडक्शन हुई, ह्यूमंगस प्रोडक्शन हुई। अल्टीमेटली मास प्रोडक्शन की वजह से एक तो कीमत डाउन आई, दूसरा हाथ से चीज नहीं बन रही है, मशीन में बन रही है। आपने जैसा फर्मा और जैसी डाई लगाई है, सेम प्रोडक्ट बार 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 बन रहा है, यानी कि स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिकेशन इतनी स्ट्रांग हो गई, कॉस्ट कम हो गई। ये पहली एस्पेक्ट। दूसरा, ब्रिटिशर्स का इंडिया पे राज है, वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी लगा दी गई, यानी कि इंडिया से कोई प्रोडक्ट ब्रिटेन जाएगा तो ब्रिटेन एंटर होगा तो बहुत बड़े पैमाने पर उस पर टैक्स लगेगा, जिसे इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। मैंने ब्रिटेन के एंटर होगा बॉर्डर में तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ब्रिटेन से कोई प्रोडक्ट इंडिया आएगा तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इंडियन प्रोडक्ट मर गया उनके मशीन में इस प्रोडक्ट के सामने, उनके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के सामने में। प्लस ये लोप साइडेड वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने अपनाई, इसकी वजह से भारत का सामान अगर 10 रुपए का वहां पर पहुंचता था, वो 30 रुपए का हो जाता था, क्योंकि 20 रुपीज उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती थी। उनका 10 रुपए का सामान इंडिया पहुंचता था तो वो 10 रुपए में ही भारत के बाजार में बिकता था। भारतीय ग्राहक भी उनका सामान खरीदने लगा और उनका खुद का ग्राहक भी उनका सामान खरीदने लगा। इंडिया को जस्ट एक मार्केट बना दिया गया ब्रिटेन में बने हुए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के लिए, और इंडिया को एक सप्लायर बना दिया गया रॉ मटेरियल का। यानी कि इंडिया जो एक प्रोसेसिंग बेस्ड यूनिट हुआ करता था, जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके पूरे वर्ल्ड को सेल करता था, अब वो सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बन के रह गया है। इसकी वजह से सारी की सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रियून हुई। वो सारे हैंडीक्राफ्ट से जो लोग फ्री हुए, उनका प्रेशर एग्रीकल्चर पे क्रिएट हुआ, और एग्रीकल्चरल पॉलिसी ब्रिटिशर्स की इतनी जबरदस्त थी कि इरिगेशन प्लान्स लेकर के नहीं आए, फूड ग्रेन्स को खत्म कर दिया गया, प्लांटेशन क्रॉप्स लगा दी गई, फार्मर्स को एडवांस लोन दे करके उन पर इस तरह के एग्रीमेंट्स लगा दिए गए, शर्तें लगा दी गई कि उनकी क्रॉप को अपने मनमर्जी के दाम पर उठाया जाता था, और उनको जो लोन भी दिए जाते थे उसके ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते थे, जो इंटरेस्ट लगाया जाता था, वो इतना हाई होता था कि वो धीरे धीरे इस विशियस साइकिल में इंड्यूस होकर के अपनी जमीनें, अपने गाय बैल, अपने बच्चे और खुद को गवा बैठते थे और बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहते थे। मतलब हमारी कमर तोड़ दी गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म की गई, एग्रीकल्चर को रियून कर दिया गया, बेसिक बुनियादी ढांचा जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रेलवेज जो डेवलप किया सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, पोर्ट एरिया से माइनिंग एरियाज तक जाएगा या पोर्ट एरिया से इंडस्ट्रीज तक। रेलवे ने जितना भारत को बर्बाद किया शायद ही किसी चीज ने किया। तो रेलवे के थ्रू भारत को पूरी तरह से डिवास्टेट कर दिया गया। अनदर एस्पेक्ट, शिपिंग और कोस्टल इंडस्ट्री डेवलप की गई, सिर्फ उन ट्रेड रूट्स को और उन लिंक्स को जोड़ने के लिए जो ब्रिटिशर्स को बेनिफिट देते थे। हमारे फॉरेस्ट को पूरी तरह से खत्म करके रख दिया गया, किसके लिए? रेलवे के स्लीपर्स बिछाने के लिए। साल का पेड़ इस्तेमाल किया जाता था और साल फॉरेस्ट इंडिया में होते थे, सारे के सारे साल ट्री। आज जो आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जाते हैं और आपको देवदार के पेड़ दिखते हैं, ये सारे के सारे एक कर्स हैं माउंटेन एरियाज पे, ये सारे श्राप हैं, ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। सारी नेचुरल वेजिटेशन रिप्लेस कर दी गई, जिसमें डाइवर्सिफाइड ट्री थे, और ये मोनोकल्चर, मोनोक्रॉपिंग अपनाई गई, और इसमें ये देवदार के पेड़ लगा दिए गए। तो कुल मिलाकर के इंडिया में जितनी भी फॉरेस्ट रिलेटेड, जितने भी फिशिंग रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स थे, उन्हें डिवास्टेट किया गया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को मशीन बेस्ड इंडस्ट्री से उस लेवल पर रिप्लेस नहीं किया गया। मशीन बेस्ड इंडस्ट्री लगाई तो सिर्फ उस सेक्टर में जिनका बेनिफिट इनको होना था, उसकी वजह से और उल्टा ट्राइबल एरियाज को बर्बाद किया गया, उनके माइनिंग एरियाज खत्म कर दिए गए, उनके एनवायरनमेंट और उनकी रिवर सिस्टम को पूरी तरह से पॉल्यूट कर दिया गया। ये सारी चीजें हैं, और भारत खड़ा है 1950 में अपना संविधान लागू करके। मतलब इस तरह का भारत अंग्रेजों के द्वारा भारतीय राजनेताओं को दिया गया था, और इस भारत का निर्माण करना, यानी कि रीजनरेशन ऑफ द इंडिया, फर्स्ट एस्पेक्ट। देन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया, सेकंड एस्पेक्ट। थर्ड, ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे तो उनकी खास पॉलिसी थी, वो बुलवार्क सिस्टम में बिलीव करते थे। व्हाट इज बुलवार्क सिस्टम?
क्या होता है, ब्रिटिशर्स क्योंकि एलियन थे हमारी कंट्री में और मुट्ठी भर थे, भारत जिसकी जनसंख्या उस समय बेअंत थी, ऐसे में अगर लोग खड़े हो जाएंगे तो उनका टिक पाना नॉट एट ऑल पॉसिबल। ऐसे में अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें कोई ना कोई सुरक्षा घेरा अक्सर चाहिए था। शुरुआत में उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को यूटिलाइज किया अपने फेवर में और उनके बेनिफिट के लिए कुछ कुछ पॉलिसीज अपनाई और उनको अपने चारों तरफ रखा एक प्रोटेक्शन के तौर पर कि जो रैयत है, रियासत के अधीन आने वाली जो सब्जेक्ट्स हैं, लोग हैं, वो कभी बगावत ना करेंगे तो प्रिंस उन्हें दबा देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़े तो एक नया वर्ग पैदा किया जमींदारों का, जो फार्मिंग पहले किसान करता था, किसान से वो जमीन लेकर के उस पे प्रॉपराइटर राइट्स, ऑनरशिप के राइट दे दिए गए जमींदार को, वो जमींदार जिसको खेती बाड़ी से कुछ लेना ही नहीं। और इसकी वजह से जमींदार ने जो टैक्सेशन सिस्टम लागू किया आम गरीब लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, पूरी तरह से रियून करके रख दिया इंडियन पीजेंट क्लास को और एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म डेवलप हुआ। यानी कि जमींदार जो लग्जूरियस लाइफ जीता है, भोग विलासी है, खेती बाड़ी से लेना नहीं, वो ऑलवेज एब्सेंट है, वो वहां पर आएगा नहीं। और जो वहां पर आएगा किसान, उसे उसकी पैदावार के बदले में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, डिग्रेडेशन। तो कुल मिलाकर के एक जमींदारों का सेक्शन क्रिएट किया अपने फेवर में। फिर इसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस केडर, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करता था तब, बड़े बड़े कर्मचारी भर्ती किए गए, उन्हें बहुत ह्यूमंगस सैलरीज दी जाती थी, इवन एस्टेट्स दे दिए जाते थे। ये वर्ग जिसके हाथ में इकोनॉमिक रिसोर्सेज था। इसके बाद एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास का आज आप नाम सुनते हैं, जैसे बैरिस्टर्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, इन्होंने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज, अपने बंगले घर बनाए, वो किराए पे दिया करते थे। ये सब चीजों में अंग्रेजों का इन्हें समर्थन था। ये कुछ एक ऐसा सेक्शन भी देकर के गए ब्रिटिशर्स आजादी के दिन, जिनके हाथ में सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंसंट्रेटेड थे और ये इन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इंडियन फ्रेमर्स के सामने क्या टारगेट था कि एक तो रीजनरेट करना इंडियन इकोनॉमी को, एक फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट एस्टेब्लिश करना है, थर्ड जो रिसोर्सेज लॉक्ड हैं उन्हें अनलॉक करना है और उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये इजी नहीं होता किसी भी कंट्री में, किसी से लेके किसी को देना। इन सारी परेशानियों के साथ भारत खड़ा है और अब देखते हैं कि भारत के सामने इमीडिएट इश्यूज क्या हैं, किस तरह की डिबेट्स हो रही है। 1950 में इंडिया ने कौन सा तंत्र अपनाया। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आज यानी कि आज 21 जून को भारत में क्या चल रहा है, आप लाइफ में कभी नहीं समझ सकते। आज क्यों जगह जगह पर किसान सड़कों पर है, क्यों किसान फांसी लगा रहा है, क्यों इतने बड़े बड़े भाखड़ा नंगल डैम और ये बनाए गए, लेकिन आज भी भारत का 65% एरिया रेनफेड है, यानी कि आपको बरसाती पानी के साथ खेती करनी पड़ती है। आज आज़ादी को 70 साल होने को है और पूरे वर्ल्ड में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम बनाने में हमारी महारत है। हमने हीराकुड डैम बनाया, हमने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाई, हमने भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बनाए, हमने राणा प्रताप सागर और हमने गोविंद सागर और हमने वल्लभ पंत पटेल, कई तरह के डैम बनाए हैं। लेकिन किसको मिला उनका लाभ? ये सारे सवाल उस समय के थे, लेकिन उन सबका जवाब आज आपसे मांगा जा रहा है। तो आज की सिचुएशन को समझने के लिए जरूरी है। तो पहले जस्टिफाई करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें थी, फिर आपको बताएंगे कि इकोनॉमी का कंसेप्ट होते हुए भी ये पॉलिटी का कितना बड़ा कंसेप्ट है। एक एस्पेक्ट मैंने स्टैब्लिश किया कि ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्यों है। कुल मिलाकर के जब आप किसी भी तरह के नेटिव्स को उनके ड्यू राइट से डिप्राइव करेंगे, यानी कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारत के ग्रोथ में, भारत की डेवलपमेंट में और रिसोर्सेज में इक्वल पार्टिसिपेंट है और उसका इक्वल राइट बनता है। लेकिन अगर नहीं मिलता है, ये इतने बड़े सेक्शन को आपने वंचित रखा, डिप्राइव किया, तो अल्टीमेटली ये इकोनॉमिक नहीं है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और ये राजनीति ही है। इसी वजह से भारत में लोकतंत्र अपनाया गया कि लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार ही लोगों को ये सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करने को देगी। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट तो रिसोर्स ही था। पूरे वर्ल्ड लेवल पर जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल कंसेप्ट बने हैं, बने तो इकोनॉमी पे बेस्ड ही है। व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, बट क्यों? इसमें प्रैक्टिसेस इकोनॉमिक हैं। कैसे? आप पूरे वर्ल्ड में एक चीज देखेंगे कि आपको वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका दिखेगा कि वो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, कैपिटलिज्म को। क्या होता है पूंजीवाद? कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे? आप अपनी इनपुट को रिड्यूस करिए। इनपुट को कैसे रिड्यूस करेंगे? वर्कर के वेजेस को कम करिए, उसे 7 दिन काम कराइए, उसके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, उसको रहने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, उसे हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं, वर्किंग एटमॉस्फेयर और कंडीशन अच्छी नहीं, कोई लेबर लॉज नहीं, एट्रोसिटीज प्रॉपर की जाए उनके ऊपर, वुमेन को हाफ वेजेस भी किए जाए और ज्यादा से ज्यादा काम बच्चों से कराया जाए, चाइल्ड लेबर कराई जाए। ये सारे के सारे तरीकों से आप क्या खर्चा घट कर कम कर लेंगे? अपना
तनख्वाह देने वाला है। इसके बाद रिसोर्सेज को आप रेकलेसली यूज करिए, बिना कोई पे किए, और अगर पे भी कर रहे हैं तो बिना ये कंसिडर किए कि क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्या हम जो रिसोर्सेज आज यूज कर रहे हैं ये आने वाली जनरेशन को भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस तरह की कोई कंसिडरेशन नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, और वो जहां से हो सके, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से, एशिया से, गरीब देशों पर जाकर के कंट्रोल करिए, उन मुल्कों से रिसोर्सेज को लेकर के आइए, ह्यूमन को एज ए स्लेव यूज करिए। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज, ये सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये राजनीतिक है, ये पॉलिटिकल इशू है। व्हाई? बिकॉज आप ह्यूमन को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप अफ्रीकन को स्लेव बना रहे हैं और यूरोपियंस को मास्टर। तो दिस इज वेरी मच पॉलिटिकल कंसेप्ट। आप वुमेन को और चिल्ड्रन को, पहली बात तो आप चिल्ड्रन से लेबर करा रहे हैं जो अलाउड नहीं, चिल्ड्रन को एजुकेशन मिलना चाहिए उसकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अब वुमेन को हाफ इक्वल पे और इक्वल वर्क का कंसेप्ट ना अपना करके हाफ पे फॉर द इक्वल वर्क कर रहे हैं, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि एक बहुत बड़ा सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर के राजनीति कभी भी अर्थव्यवस्था से और समाजशास्त्र से अलग नहीं की जाती। अगर आपको पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना है, आपको इकोनॉमी और सोशलॉजी को साथ में जोड़ना होगा। इसी तरह से सोशलिज्म की बात करते हैं, समाजवाद की। कैपिटलिज्म को काउंटर करने के लिए पूरी दुनिया में सोशलिज्म का एक कंसेप्ट डेवलप हुआ। रशिया में ये बहुत स्ट्रांगली हमें ऑब्जर्व हुआ 1917 के रशियन रेवोल्यूशन में। हालांकि इसकी शुरुआत भी यूरोप से ही हो चुकी थी, क्योंकि जहां से पूंजीवाद शुरू होगा वहीं से उसे काटने के लिए समाजवाद भी शुरू होगा। क्या कहता है समाजवाद? अभी तक जिनके पास सारे रिसोर्सेस हैं, द कैपिटलिस्ट क्लास, गवर्नमेंट ने कभी इंटरफेयर नहीं किया, इसलिए कैपिटलिस्ट सारा प्रॉफिट अपने बेनिफिट में ले गए। अल्टीमेटली आज लेबर को एक्सप्लॉइट किया गया, एग्रीकल्चरल पीजेंट को एक्सप्लॉइट किया गया, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया। अब ये सारा बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? ये नया वर्ग किसकी बात करता है कि सारा का सारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का बेनिफिट किसे मिले? लेबर को, इंडस्ट्रियल वर्कर को, एग्रीकल्चरल पीजेंट को। तो यहां से शुरू होगी सोशलिस्ट टेंडेंसी, कम्युनिस्ट टेंडेंसी, कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट ना रहे, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी, लैंड, फैक्ट्री, इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ही बेसिस है डिस्क्रिमिनेशन का। जब एक अमीर हो जाएगा, एक गरीब हो जाएगा, तभी भेदभाव होंगे, तभी क्लास बेस्ड सोसाइटी का जन्म होता है। हमें क्लास लेस सोसाइटी चाहिए, ऐसा सोशलिज्म ने कहा था, कि सभी के द्वारा मिलकर के एक सरकार चुनी जाए, सारे रिसोर्सेज सरकार के अंडर हों, यानी कि टोटल नेशनलाइजेशन। All factor of productions should be under the consideration of the national government duly elected by the citizen of the country. So कुल मिलाकर के ये कंसेप्ट अपनाया गया। और रशिया में आपने देखा सारे हॉस्पिटल्स नेशनलाइज कर दिए, राष्ट्रीयकरण सरकारी बना दिए, सारे बैंक नेशनलाइज कर दिए, हैवी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर दी, एग्रीकल्चर नेशनलाइज कर दिया। और उन सभी नेशनलाइज्ड एस्पेक्ट्स में जो वहां की सरकार है, वो सभी लोगों को उनके कितने घंटे काम किया, उनके क्या स्किल्स हैं, उनके क्या मेरिट हैं, उसके बेसिस पर उन्हें रेम्यूनरेशन देगी, उन्हें पैसा देगी। मतलब सबका सब कुछ अधिकार है। ये सोशलिज्म है और ये भी एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। इंडिया ने इससे टोटली डिफरेंट अप्रोच यूटिलाइज की, जिसे हम मिक्स्ड अप्रोच कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप बात डेवलपमेंट की कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपको इसमें छुपी हुई पॉलिटिक्स को समझना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया के सामने क्या क्या सिचुएशंस थी उस समय 1950s में, क्यों 5 ईयर प्लानिंग अपनाई गई, क्या कहता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और फिर कैसे इंडिया ने आगे प्रोसीड किया, क्या उसमें लैक थे, विजनरी गैप कहां पर रह गया, अल्टीमेटली आज हमें क्या अचीव करना है। स्टॉप। किस तरह की प्रॉब्लम्स थी जब भारत आजाद होता है और इंडिया को इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम पर थी, पॉवर्टी बहुत स्ट्रांग था इंडिया में, बहुत जबरदस्त गरीबी थी, एग्रीकल्चरल फूड ग्रेन की शॉर्टेज बहुत हाई थी। यानी कि 1945 से लेकर के 1945 में बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे था, आज तो मुंबई है, बॉम्बे में बहुत स्ट्रांग एंड कोलकाता में बहुत स्ट्रांग फैमिन आया था। आपने पढ़ा भी है इस फैमिन के बारे में। ये फैमिन सिचुएशंस एग्जिस्ट कर रही थी और एग्रीकल्चर फूड ग्रेन का शॉर्टेज बहुत जबरदस्त था। रिफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज बहुत स्ट्रांग था, यानी कि पाकिस्तान से, क्योंकि जो भारत पाकिस्तान बनाए गए, पाकिस्तान से बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू भारत आ रहे थे, हिंदू थे, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये सब भारत की तरफ आ रहे थे। तो इन रिफ्यूजीज को सेटल करना, कैंपिंग सिस्टम अपनाना, बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर सिस्टम को रिवैम्प करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और पॉवर्टी रिडक्शन करना। ऐसे में इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स थे वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपनाते हैं। क्या होता है ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसको समझते हैं। देखिए, इंडिया के जो मेन पॉलिसी मेकर्स थे उस टाइम पर, जब इंडिया को फ्रीडम मिली, वो उसी दिन ऐसे रातों रात पैदा होने वाले लीडर नहीं थे। उनका एक लंबा इतिहास था। यानी कि हम बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, जस्ट बात करते हैं 1905 से  1905 से 1947 की अगर हम बात करें,
ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फेजेस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखे। इनमें जवाहरलाल नेहरू एक बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती थे। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसी हस्ती थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से तो बिलोंग करते थे, लेकिन उनका कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट टेंडेंसी की तरफ एक झुकाव था। जब 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आया और उसके बाद जब सोशलिज्म वहां पर अपनाया गया, समाजवाद अपनाया गया, जो सोशलिज्म मैंने अभी आपको समझाया, वो सोशलिज्म का इंपैक्ट इंडिया पर भी हुआ। और ऐसा लगने लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा लाइफ जो है वो डिग्रेड हुई है वर्कर की और पीजेंट की। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं आजाद भारत में ये सारे वर्कर और पीजेंट के कंट्रोल में होने चाहिए। एक एगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें पॉलिसी मेकिंग में सभी की आवाज होनी चाहिए। प्लान ग्रास रूट लेवल से बन करके आए और अपर लेवल तक जाए, यानी कि बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, फिर ही देश का विकास हो सकता है। सभी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। ये कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली उस समय में अपनाया गया। अब अल्टीमेटली 1920s, 30s, 40s में ये दौर बहुत बड़े लेवल पर रहा कि किस तरह से एग्रीकल्चर वर्कर, पीजेंट और इंडस्ट्रियल वर्कर को इस इकोनॉमिक बेनिफिट का पार्टिसिपेशन दिया जाए। ये एस्पेक्ट चलता रहा। इंडियन फ्रीडम फाइटर भी इसमें लगे रहे, खासतौर पर नेहरू इस सोच से बड़े प्रभावित हुए। और 1934 में कांग्रेस के अंदर ही एक सोशलिस्ट विंग क्रिएट हुआ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और नेहरू इसके बहुत स्ट्रांग मेंबर थे। तो अब जब देश आजाद होता है, इसके 40-50 साल पहले से ही जब रशिया बन गया था, यानी कि जब यूएसएसआर की फॉर्मेशन होती है 1918 से 1921 के दौरान, तो यूएसएसआर अपनी प्लानिंग कैसे करता है? वो प्लानिंग कुछ इस तरह से करता है कि वो दो तरह के गोल आइडेंटिफाई करता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल क्या है? जो किसी भी गवर्नमेंट की डेली रूटीन एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अभी सामने क्या है? पॉवर्टी, अभी सामने क्या है? हंगर, और अभी सामने क्या है? रिफ्लक्स ऑफ द रिफ्यूजीज। ये सपोज करो ऐसा रशिया में अगर था तो अभी इमीडिएटली क्या करना है? रिफ्यूजीज के लिए कैंपिंग, पॉवर्टी, इट इज अ लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट, ये अभी रातों रात खत्म नहीं होगा, लेकिन एग्रीकल्चर फूड ग्रेन को कहीं ना कहीं वैसे एंश्योर करना ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। तो कुछ इमीडिएट रिक्वायरमेंट, कुछ लॉन्ग टर्म। कैसे? आज आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आउटसोर्स कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं फूड ग्रेन्स, लेकिन पेरेनियली ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको अपनी कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करना ही होगा। तो लॉन्ग टर्म में हम एग्रीकल्चर को बूस्ट करेंगे, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज आ रहे हैं, तो उसमें से कोशिश की जाए कि 50 रुपीज रखे जाएं इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स, डेली रूटीन एक्टिविटीज और शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए। यानी कि फूड ग्रेन्स कहीं से भी प्रोक्योर करो, एट एनी कॉस्ट खाना मिलना चाहिए, रिफ्यूजीज को कैंप सिस्टम मिलना चाहिए, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन भी उनको मिलनी चाहिए। ये सेकंड एस्पेक्ट पूरा करना है। और थर्ड, आपको पॉवर्टी भी रिडक्शन करना है। इसके लिए कोशिश कीजिए किसी ना किसी लेवल पर डेली वेजेस पर उन्हें कुछ ना कुछ काम मिल सके। ये है शॉर्ट टर्म। लेकिन रेस्ट 50 रुपीज आप रिजर्व रखेंगे, किस वजह से? आपको लॉन्ग टर्म में खाने की कमी दूर करनी है, यानी कि फूड ग्रेन इंश्योर करने हैं। तो लॉन्ग टर्म में डैम्स बनाने की कोशिश की जाए, इरिगेशन नेटवर्क को एक्सपेंड किया जाए, कनाल सिस्टम डेवलप किया जाए, लैंड डेवलपमेंट हो, जैसे लैंड लेवलिंग हो, सॉइल टेस्टिंग हो, सॉइल की ग्रेडेशन की जाए, जैसे लैंड रिफॉर्म्स किया जाए, यानी कि लैंड अनकंसोलिडेटेड वे में डिफरेंट डिफरेंट पैचेस में पड़ा है, चकबंदी की जाए, लैंड की कंसोलिडेशन की जाए। लैंड जो पट्टेदारी सिस्टम है, यानी कि जो टेनेंसी सिस्टम है, टेनेंट्स को राइट दिए जाए लैंड के ऊपर, जो मालिक है उसे कभी भी रातों रात एविक्ट ना कर सके, एविक्शन ना हो सके उसका। जो इतने हाई लेवल पर लैंड कंसंट्रेटेड है ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से जमींदारों के पास, उस लैंड को वहां से लिया जाए और लैंड सीलिंग लगा दी जाए, और जो सरप्लस लैंड है वो लेकर के उनको दिया जाए जिनके पास लैंड नहीं है। ये कुछ इस तरह के लैंड रिफॉर्म्स, कुछ इस तरह के इरिगेशनल प्रोस्पेक्ट है। भारत में कुछ फर्टिलाइजर प्लांट लगाए जाएं जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए जाएं। कुछ नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लान जिनसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, कुछ नए बीज पैदा किए जा सकें जिससे यील्ड बहुत अच्छी आए। ये है लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट। इससे हम दूसरे मुल्कों से अनाज लेने से बचेंगे, आज नहीं तो 15 साल में तो बचेंगे। लेकिन अगर ये होता ही ना, अगर थोड़ी देर के लिए मैं प्लानिंग को गायब कर दूं और जितना 100 रुपया आ रहा है वो 100 रुपया सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनिंग में यूज हो रहा है, जैसे प्रोविजनिंग कहते हैं। आपको अनाज चाहिए, आपने अनाज मंगा लिया, आपको लोगों को वेजेस नहीं है, आपने वेजेस देने शुरू कर दिए, लोगों को एजुकेशन हेल्थ देनी शुरू कर दी। ये सब प्रोविजनल सिस्टम पे है। आप मेडिसिन से इंपोर्ट करा रहे हैं, अब एजुकेशनल सिस्टम जो है वो टेम्परेरी बेसिस पर चला रहे हैं। 30 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, एग्रीकल्चर वहीं का वहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज वहीं की वहीं है।
एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो वहीं का वहीं खड़ा है, लोगों की प्रोडक्टिविटी स्किल डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में आप पेरेनियली एक कंट्री को रिसोर्स पर डिपेंडेंट बना देते हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं कराते। ये कंट्री कभी भी सस्टेन नहीं कर सकती। ये बचना बहुत जरूरी था उस दौर में। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये प्लानिंग कंसेप्ट आया, और ये कैसे काम करता है मिरेकलसली वो अभी हम डिस्कस करेंगे। चलो हाँ जी, तो कुल मिलाकर के ये अगर हम करते हैं कि शॉर्ट टर्म नीड्स यानी कि डेली रूटीन यानी कि प्रोविजनिंग्स को बैलेंस करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग यानी कि बुनियादी ढांचा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कुल मिलाकर के हम सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। ये सारे वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, ऐसे एमसीक्यूज में डायरेक्ट यही स्टेटमेंट्स आएंगी कि प्लानिंग कमीशन का रूल क्या था, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी डेवलप करना। यस, जो इकोनॉमी खुद से जनरेट करे लॉन्ग टर्म में, यानी कि आप भिखों की तरह नेपाल से भूटान से बिजली नहीं मांग रहे हो, आज आप बिजली पैदा करते हो और उन्हें बेचते हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर उस लेवल पर मल्टीपर्पज डैम बनाए नहीं होते तो श्रीलंका से, पाकिस्तान से, नेपाल या भूटान से या म्यांमार से हम बिजली मांग रहे होते। तो ये इकोनॉमी सेल्फ जनरेटिंग नहीं है, नॉट एट ऑल। तो दिस इज सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमिक सिस्टम। तो रशिया में ये सब हो रहा था। अब ऐसा नहीं है कि जब रशिया में सोशलिज्म था तब वर्ल्ड लेवल पर कोई और सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यूरोप में और अमेरिका में कैपिटलिस्ट सिस्टम भी था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कुछ घटनाएं हो जाती हैं। जैसे क्या हो जाता है, जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिकन सिस्टम है और जो यूरोपियन सिस्टम है, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो 1914 से 1918 1919 तक चली है, तो 1920 के बाद एक स्लो डाउन का फेज देखा जाता है। कहां पर? यूरोप और अमेरिका में। वो इकोनॉमीज जो अब तक बहुत बूस्ट पे थी वो स्लो डाउन होनी शुरू होती हैं, और उसके अनपैरेलल्ड वे में रशिया में बूम देखने को मिलता है, क्योंकि रशिया में अभी अभी रेवोल्यूशन आया, और रशियन रेवोल्यूशन आया, उन्होंने सारे रिसोर्सेज कंसोलिडेट कर लिए हैं, नेशनलाइजेशन कर लिया है। अब पूरे वर्ल्ड के सामने दो एग्जांपल हैं, वो कैपिटलिज्म जिसने 400 साल रूल किया पूरे वर्ल्ड पे, वो डिग्रेड हो रहा है, अनप्रोडक्टिव हो रहा है, इनएफिशिएंट हो रहा है, और वो सिस्टम सोशलिज्म यानी कि जो रशियन सोशलिज्म है जो अभी अभी रशिया में स्टैब्लिश हुआ है, इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रॉबस्ट है, सभी तक मेडिकल फैसिलिटीज पहुंच रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत स्पीडी वे में डेवलप किया गया है, जाल सा बिछा दिया गया है जैसे शरीर में नसें दौड़ती हैं, और बड़े पैमाने पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज लगा दी है, माइनिंग हो रही है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, रेलवे नेटवर्क स्टैब्लिश हो रहा है, हैवी कार्गो इंडस्ट्री यानी कि शिपिंग इंडस्ट्री और अदर ओवरसीज ट्रेड को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है, इससे नेचुरल एस्पेक्ट है, एक रोजगार तो पैदा होगा, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, एकेडमिक्स भी डेवलप होंगे, एजुकेशन को आपने नेशनलाइज कर दिया है तो एजुकेशन भी सबको मिलेगी। मोर ओवर लोग खुश हैं कि वोट डालने का अधिकार है, हम वोट डालते हैं, हमारे पास पॉलिसी मेकिंग के राइट हैं। ये सारी चीजें भारत देख रहा था, और भारत इक्वली उस समय आजादी की लड़ाई भी लड़ रहा था। एक तरफ हमारे सामने टारगेट था कि कैसे फॉरेनर से अपनी कंट्री को फ्री कराना है, और हमारे फ्रीडम फाइटर की खासियत ड्यूअल रोल भी प्ले कर रहे थे कि फ्री करा के क्या कराना है। तो डिफरेंट डिफरेंट मांगे रखी जाती थी अंग्रेजों के सामने कि ये अधिकार अभी दो, पहले आप फ्री तो जब होंगे अभी दो। इन मांगों की वजह से इंडियन प्लानर्स एक्सपर्ट हो चुके थे इस चीज में कि हमें आखिर में आजाद भारत में चाहिए क्या, हमें कौन सा सिस्टम एस्टेब्लिश करना है। तो ये तो एस्टेब्लिश्ड एस्पेक्ट था कि वो जो सोशल इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन है उस तक बेनिफिट नहीं पहुंचाएंगे तो लोकतंत्र नहीं होगा, और उस तक बेनिफिट पहुंचाने का जिम्मा कभी प्राइवेट सेगमेंट तो लेगा नहीं, सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप आ चुका है कंट्री में, कहीं पर कोई रोडवेज, कोई वाटरवेज और रेलवेज उस लेवल पे नजर नहीं आते, एयरवेज का कोई आता पता नहीं है, कार्गोज हमारी कंट्री में बनते नहीं, हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि ट्रांसफार्मर्स खड़े करने के लिए, बिजली की तारें दौड़ाने के लिए वो उस लेवल पर ना आयरन है ना स्टील है, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज उस लेवल पर है नहीं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट कोई भी नहीं है किसी तरह से, लैंड डिग्रेड हो गया है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रही क्योंकि फर्टिलाइजर्स कई समय से डाले नहीं गए, इरिगेशन का कोई प्लान नहीं, विलेज और अर्बन लेवल मैनेजमेंट ही नहीं, कोई विलेज प्लानिंग को अर्बन प्लानिंग ही नहीं, ये सब कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी अप्रोच की वजह से 1950s में मार्च में एक इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है। इसका जिक्र कहीं पे भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान नहीं सुनते हो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन बॉडी नहीं है, ये सिंपली जो भारत की गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास करके बनाया गया है, इसलिए इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते थे। और चूंकि ये पार्लियामेंट में कोई लॉ पास करके भी नहीं बना है, इसलिए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये जस्ट एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव माने सिर्फ और सिर्फ सरकार के एक रेजोल्यूशन बनाने से ही
बन गई है ये, और इसे सरकार की ही एक्सेप्टेंस मिली थी। और इस प्लानिंग कमीशन में बहुत सारे मेंबर्स थे। और फिर प्लानिंग कमीशन ने कैसे काम किया, कैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, कैसे आगे काम बढ़ा, ये सारा समझेंगे। अभी तक सारी स्टोरीज कलेक्ट हो गई हैं, हम 1950s पे आ गए हैं, चीजें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज सरप्राइज करती है कि इतना बड़ा दैवीय प्रकाश तो नहीं हो सकता जवाहरलाल नेहरू को कि भाई एक प्लानिंग कमीशन बनाऊं। इतनी बड़ी बात सोचने के लिए भी दिमाग चलाना पड़ता है। तो सबसे पहला फैक्ट है कि ये कोई रातों रात की खेल नहीं थी, 30 साल का एक्सपीरियंस था। रशियन रेवोल्यूशन के बाद से ही हमने ये देख लिया था कि रशिया में प्लानिंग कंसेप्ट अपनाया जा रहा है। 5 ईयर प्लान्स आते हैं और 5 ईयर प्लानिंग के अकॉर्डिंग टास्क और ऑब्जेक्टिव लिए जाते हैं और इकोनॉमी को आगे ग्रो किया जाता है। सेकेंड एस्पेक्ट, ऐसा भी नहीं था कि ये प्लानिंग कमीशन पहला था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 1938 1939 में एक प्लानिंग कमेटी नाम की चीज भारत में बन चुकी थी, और वो प्लानिंग कमेटी कांग्रेस के अंदर ही बनी थी, और उसने कई तरह के सुझाव पहले ही दे दिए थे, रिकमेंडेशंस। उसके बाद 1944 में अंग्रेजों के समय में इंडिया के टॉप टेक्नोक्रेट्स, टॉप बिजनेसमैन और टॉप बिजनेस होल्डर्स, बिजनेस घराने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिल करके एक ग्रुप बनाया था, और उस ग्रुप ने भी एक प्लान दिया था, वो था बॉम्बे प्लान। ये बॉम्बे प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की चीजें इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले एग्जिस्ट कर रही थी। सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि 1950s में मार्च में बने हुए इस प्लानिंग कमीशन ने जो पीछे से चलती आ रही चीजें हैं उसी को और रिफाइन किया और कंसोलिडेट किया और ज्यादा कंट्री के सभी डिफरेंट सेक्शंस के लिए रेलेवेंट बनाया, और फाइनली इसे अप्लाई किया गया। इतनी बात समझ। तो ये रातों रात कोई एनलाइटनमेंट नहीं हुआ था नेहरू को, ये एक लंबे समय से चल रही प्रक्रिया ही थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि क्यों नीड पड़ी इस तरह से, कि हमें प्लानिंग कमीशन एक्चुअली बनाना पड़ा, हमने कौन सा मॉडल ऑफ इकोनॉमी फॉलो किया। सबसे पहले तो इंडिया में इस बात पर बहस चल रही थी कि कंट्री में जो भी प्रोडक्शन होनी है, क्या वो प्रोडक्शन प्राइवेट सेगमेंट के जिम्मे छोड़ दिया जाए। तो वहां पर यह पाया गया कि प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसमें प्रॉफिट उतने नहीं है, पहली बात। दूसरा, जेस्टेशन पीरियड बहुत है, मतलब आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी रिकवरी बहुत सालों बाद होगी। मतलब भाखड़ा नंगल डैम प्राइवेट प्लेयर कभी बनाएगा ही नहीं। प्राइवेट प्लेयर वो भाखड़ा नंगल डैम बनाने जाएगा, वो कब बनेगा, कब उससे प्रोडक्शन होगी, कब उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, कौन भरेगा बिजली के बिल, कौन देगा नहरों के पानी के पैसे, और लैंड कहां से एक्वायर होगा। तो पॉलिसी मेकर ने बोला, पहली बात तो जो लैंड है वो हम प्राइवेट प्लेयर के जिम्मे नहीं छोड़ सकते, लैंड एक्विजिशन एस्पेक्ट प्राइवेट प्लेयर को नहीं दे सकते। लैंड एक्विजिशन के नाम पर ये बहुत सारे किसानों को और बाकी लोगों को फिर से मारेगा, उनसे उनका लैंड छीन लिया जाएगा। पहली बात तो ये करेक्ट नहीं, और दूसरी बात, इनको प्रॉफिट मेकिंग नजर नहीं आती तो ये इस फील्ड में इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। ये पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, कैपिटल ही नहीं है कंट्री में। इतने लंबे समय से कंट्री इतनी डिग्रेड थी कि लोगों के पास इनकम ही नहीं थी। जब इनकम ही नहीं थी तो उस लेवल पर कंजम्पशन ही नहीं थी, जब कंजम्पशन ही नहीं थी तो उस लेवल पर डिमांड ही नहीं थी, जब डिमांड ही नहीं है तो उस लेवल पर प्रोडक्शन ही नहीं है, जब प्रोडक्शन ही नहीं है तो उस लेवल पर सेलिंग ही नहीं है, जब सेल ही नहीं है तो अर्निंग ही नहीं है, जब अर्निंग ही नहीं है तो फिर इनकम ही नहीं है, तो जब इनकम ही नहीं है तो सेविंग ही नहीं है, जब सेविंग ही नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा किधर है देश में, जब पैसा ही नहीं है तो फिर पूंजी कहां से, कैपिटल फॉर्मेशन किधर है। तो कंट्री डिप्राइव, पूरी तरह से डिप्राइव्ड है कैपिटल से, पैसा किधर से लाएंगे, प्राइवेट प्लेयर तो लाने वाले नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्कोप तो उस लेवल पर नजर नहीं आता। तो कुल मिलाकर के हमें पहले लोगों की इनकम बढ़ानी पड़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग सेव करेंगे, सेविंग होगी, बैंकों में एफडी, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, और बैंक डाकखानों में खाते खोलेंगे, पैसा कुछ आएगा तो देश को मिलेगा, तभी देश में फिर इन्वेस्टमेंट होगी। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। ये सारी परेशानियां दिमाग में घूम रही थी। तीसरी बात, कहते रिसोर्सेज पूरी कंट्री में बहुत ही डायसेक्टेड वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पर माइनिंग है तो वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, कहीं पर प्लांटेशन है, फॉरेस्ट है बड़े पैमाने पर तो वहां पर सॉइल फर्टाइल नहीं, कहीं पर फर्टिलिटी बहुत है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है तो वहां पर कोई इंडस्ट्री का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर के इतना सारे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, इतना डाइवर्सिफाइड इंडिया, इस सारे डाइवर्सिफाइड इंडिया में ऊपर से इतने स्टेट्स बना दिए हमने, हर स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट। सभी स्टेट अब अगर अपने अपने तरीके से विकास करने लगे तो पूरे भारत का एक विकास कैसे होगा। महाराष्ट्र कुछ कर रहा है, गुजरात कुछ कर रहा है, पंजाब कुछ कर रहा है, उड़ीसा कुछ कर रहा है, मध्य प्रदेश का पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। विकास तो पूरे देश का होना चाहिए ना। इकोनॉमिक ग्रोथ तो ऐसी हो जिससे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मिले, और सोशो इकोनॉमिक जस्टिस देने की जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकारों पर यह छोड़ा नहीं जा सकता। ये सब कैसे हो, ये सवाल उस समय अखबारों में, जर्नलिस्टों के गलियारों में, रोजमर्रा की चर्चा में और राजनीतिक पार्टियों के विचार विमर्श में गूंज रहे थे।
सबके दिमाग में यही चल रहा था। कुछ का सुझाव ये आता था कि सरकारों को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, पूरा का पूरा मार्केट मैकेनिज्म होना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है, मार्केट फोर्सेस अपने आप एस्टेब्लिश होकर के चीजों को बैलेंस कर देंगी। लोग जिस लेवल पर डिमांड करेंगे सप्लाई वैसे ही आ जाएंगी। तो नेहरू का यह कहना था कि लोग तो डिमांड कभी करेंगे ही नहीं उन चीजों की, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, और पढ़ाई लिखाई के लिए तो ये प्राइवेट प्लेयर कभी आएगा नहीं। कुल मिलाकर के ये बनाएगा कॉलेज, ये स्कूल भी बनाएगा, लेकिन सिर्फ एक सेक्शन के लिए। व्हाट अबाउट द अदर पॉपुलेशन, उसका क्या, वो कैसे विकास होगा? ये कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? इंडिया तो कभी नहीं बनाना चाहते, हमें भारत भी बनाना है। तो कुल मिलाकर के डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट मैकेनिज्म के कंसेप्ट को करेक्ट नहीं माना गया। ऐसा बोला गया कि गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़े। इवन बॉम्बे प्लान जब आया तो बॉम्बे प्लान में खुद इंडस्ट्रियलिस्टों ने ये कहा कि यहां पर कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि एक प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल हो, गवर्नमेंट पॉजिटिव इंटरवेंशन करे, सरकार आकर के इन्वेस्टमेंट करे, और जब सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी फिर वहां पर एंसिलरी इंडस्ट्रीज की फॉर्म में प्राइवेट प्लेयर्स भी आ जाएंगे। जैसे आप भाखड़ा नंगल डैम बनाओ, आप एक बार बनाना शुरू करो, वहां पर फिर हम सीमेंट देने के लिए, रेता, बजरी, ब्रिक्स देने के लिए हम बगल में आ जाएंगे। आप वहां पर भाखड़ा नंगल डैम लगाओ, पावर जनरेट करने के लिए जो टरबाइन बनानी है, टरबाइन बनाने हम आ जाएंगे, मशीन बनाने हम आ जाएंगे। ये सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज हम लगाएंगे, लेकिन बेसिक प्रोजेक्ट आप लगाइए। प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर के मशीनें हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, इसके लिए सड़कें आप बनाओ, ट्रक हम बना देंगे। रोड आप बनाइए, ट्रक हम बनाएंगे, क्योंकि रोड से क्या फायदा होना था? ट्रक से तो फायदा होना था। सर ट्रक हमारे, सड़कें आपकी। कहते वेरी गुड। दूसरी बात, मशीनें हम बना देंगे बिजली पैदा करने को, खंबे और तारें आप बिछा दीजिए। कहते ठीक बात। कहते सामान हम पैदा कर देंगे, ले जाने के लिए ट्रेनें आप चला दीजिए, रेलगाड़ियां आप बिछा दीजिए। तो कुल मिलाकर के प्राइवेट प्लेयर का यह सुझाव था कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं। ये कौन से एरियाज हैं? हैवी इंडस्ट्री लगाना, यानी कि वो इंडस्ट्री लगाना जो इंडस्ट्री आयरन के रॉड बनाए। अब आयरन के रॉड बनेंगे तो उस आयरन रॉड से लोहे की मशीनें, चाबियां, पाने, स्पैनर, हथौड़ा, हैमर, प्लायर्स, जिसे प्लास कहते हैं अंग्रेजी, हिंदी में, पंजाबी में, ये सारी चीजें तो तभी बनेगी जब हाथ में लोहा होगा। आई बात समझ? लेकिन लोहा कौन बनाए? इतनी बड़ी माइन में से पहले आयरन ओर निकालो, फिर उसकी स्मेल्टिंग प्लांट, मतलब प्लांट देखने जाओ तो पौना पौना घंटा गाड़ी में रास्ता निकल जाता, प्लांट ही नहीं खत्म होता। इतने बड़े बड़े प्लांट में हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, ऊपर से पता नहीं रिजल्ट आने भी नहीं आने, ये कौन करेगा? ये सरकार करे। आप आयरन बनाओ, आप स्टील बनाओ, स्टील से मशीनरी हम बना देंगे। सरकार ने कहा ठीक है। आप कैपिटल गुड्स बनाओ, कंज्यूमर गुड्स हम बना देंगे, यानी कि आप ऐसी फैक्ट्रियां लगाओ जहां पे आप मशीनें बनाओ, उन मशीनों से कंज्यूम करने वाले सामान हम बना देंगे। शर्ट हम बनाएंगे, ब्रेड हम बनाएंगे, बाकी चीजें हम बनाएंगे जो कंज्यूम होती हैं, लेकिन शर्ट बनाने वाली मशीन आप बनाओ, ब्रेड बनाने वाली मशीन आप बनाओ। तो कैपिटल गुड्स आप बनाओ, कंज्यूमर गुड्स हम बनाएंगे। कुल मिलाकर के एक ऐसा सिस्टम भारत ने अपनाया जिसमें भारतीय सरकार को यह पता लग गया था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें ही देना पड़ेगा। बुनियादी ढांचा जब तक नहीं होगा, देश में उद्योग का विकास नहीं होगा। देश में एग्रीकल्चर का विकास तो होना ही इम्पॉसिबल है जब तक सिंचाई नहीं मिलेगी किसान को, जब तक अच्छा बीज नहीं मिलेगा, जब तक अच्छे दवा और अच्छे कीटनाशक नहीं मिलेंगे, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स नहीं मिलेंगे, तब तक एग्रीकल्चर में बूस्ट आने से रहा, क्योंकि जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही थी उस तेजी से पैदावार बढ़ नहीं रही थी। लैंड तो उतना ही था इंडिया के पास। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट इस कंक्लूजन पे आई कि ओके डन, बेसिक इंडस्ट्री हम डेवलप करेंगे, पहला। दूसरा, इसके बाद आती है कुछ कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज भी हम डेवलप करेंगे। कोर इंडस्ट्रीज जैसे न्यूक्लियर, जैसे फ्यूल, पेट्रोलियम, ये कोर एस्पेक्ट हैं। अगर ये किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दें, पेट्रोल डीजल को कंट्रोल कर लेगा, पूरी कंट्री रुक जाएगी 2 मिनट में। तो ऐसी सारी कोर इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी, और बाकी सभी चीजों के लिए प्राइवेट प्लेयर को बोला आप आ जाओ, एंसिलरी इंडस्ट्री के तौर पे आ जाओ, सेंट्रल रोल हम प्ले करेंगे, पेरीफेरी पे आप आ जाना, पेरिफेरल रोल आप प्ले करना। मैंने बार बार कई सारे वर्ड यूज कर लिए जो क्वेश्चन पेपर में यूज होंगे। एंसिलरी इंडस्ट्री, पेरिफेरल इंडस्ट्रीज, ये सारी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, सब्सिडरी इंडस्ट्रीज, इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज, ऐसे वर्ड आएंगे क्वेश्चन में। इंटरमीडिएट इंडस्ट्री, सब्सिडरी इंडस्ट्री, पेरिफेरल, एंसिलरी, ये सारी प्राइवेट, कोर, बेसिक, हैवी, ये सारी गवर्नमेंट। आई बात समझ में? ये सरकार लगाई। तो हम कंक्लूजन पे क्या है? ना ही प्योर यूरोपियन अमेरिकन सिस्टम, नॉट प्योर कैपिटलिज्म, मार्केट मैकेनिज्म, डिमांड सप्लाई के हाथों नहीं छोड़ेंगे सब कुछ, और ना ही प्योर रशिया सोशलिज्म, सारा कुछ का सरकारीकरण नहीं करेंगे, सब नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे यार।
प्राइवेट प्लेयर काम करे अपना, हमें सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल निभाना है, हमें सारा कुछ प्रोडक्शन अपने अकाउंट, वी आर फैसिलिटेटर। तो हमने ब्लेंड अपनाया। इंडिया की इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, इट इज अ मिक्स ऑफ सोशलिज्म